सांस अंदर लो और जोर लगाओ महारानी। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। तभी रानी नैनावती एक सोने की राजकुमारी को जन्म देती है। अम्मा जी की कहानियाँ। कुछ समय पहले मधुपुर गांव में राजा रविदास, रानी नैनावती और उनकी बहन सुरभि रहा करते थे। एक दिन सुरभि जंगल से होकर तालाब के पास पहुंचती है, जहां वासु लकड़ियां काट रहा होता है। वासु, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। राजकुमारी, आप ये क्या कह रही हैं? आप राजघराने से हैं और मैं एक साधारण लकड़हारा। मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें खो नहीं सकती। आपके भाई भाभी कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, तो पहले आप अपने भाई भाभी से बात कीजिए। अगर वो मान जाएंगे, मैं खुशी से विवाह करूंगा। इसके बाद वासु वहाँ से चला जाता है और सुरभि महल लौट आती है। बहन, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? भैया, मैं वासु से प्रेम करती हूँ और उससे विवाह करना चाहती हूँ। अगर वो किसी राजघराने से होता तो मैं खुशी से मान जाता। वो कौन है? वो एक लकड़हारा है, लेकिन मेरा सच्चा प्रेम है। तभी रानी नैनावती वहाँ आ जाती है। ये कैसी बकवास है? एक लकड़हारे से विवाह? ये रिश्ता नामुमकिन है। तुम भूल जाओ उसे। राजकुमारी होकर ऐसा विवाह कभी नहीं होगा। तुम भूल जाओ उसे। राजकुमारी होकर ऐसा विवाह कभी नहीं होगा। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। कृपया मुझे उससे अलग मत कीजिए। लेकिन राजा रानी उसकी बात नहीं मानते और वो वहाँ से चले जाते हैं। अगर आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं खुद जाकर उससे विवाह कर लूंगी। अगली सुबह सुरभि महल छोड़कर वासु के घर पहुंच जाती है। मेरे भाई भाभी कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए मैं भाग कर आई हूँ। चलो हम अभी शादी कर लेते हैं। ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। फिर दोनों मंदिर में जाकर विवाह कर लेते हैं। कुछ समय बाद राजा और रानी बेहद परेशान रहने लगते हैं। हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है महाराज। हमें किसी भी तरह उसे राजमहल मिलकर सबक सिखाना होगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सुरभि ऐसे करेगी। ठीक कहती हो, चलो चलते हैं। फिर दोनों सुरभि की झोपड़ी पहुंचते हैं, जहां सुरभि, वासु और उनका छोटा बच्चा रहता है। भैया, भाभी, आप यहाँ कैसे? बहन, अब तुमने शादी कर ली है, बच्चा भी है। अब हम तुम्हें अपनाने आए हैं। चलो, महल चलो। महाराज, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। चलो, अब सब कुछ भूल जाओ। सुरभि खुशी खुशी मान जाती है और तीनों महल चल पड़ते हैं। जैसे ही रात दरबार पहुंचते हैं, तभी अचानक राजा रविदास तलवार निकालकर वासु के सीने में घोंप देता है और बच्ची का गला दबा देता है, जहाँ सुरभि चीख उठती है। भैया, आपने ये क्या कर दिया? मेरे पति और मेरे बच्चे को क्यों मार दिया? मैं किसी भिखारी को अपना दामाद नहीं बना सकता। महाराज ने सही किया। तुमने हमारी बात नहीं मानी ना, इसीलिए ये सब हुआ। मैंने सिर्फ प्रेम किया था, इसमें मेरा क्या अपराध था? आपने मेरी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। मैं जरूर बदला लूंगी, जरूर। सुरभि रोते हुए दोनों को देखती रहती है। सैनिकों, राजकुमारी को ले जाओ और कारावास में बंद कर दो। जब तक ये अपने भिखारी पति और बच्चे को भूल नहीं जाती, तब तक ये वहीं बंद रहेगी। नहीं भैया, ऐसा मत करो। मुझे मेरे पति और बच्चे का अंतिम संस्कार करने दो। भैया,
आप ऐसा नहीं कर सकते। सैनिक सुरभि को जबरदस्ती घसीटते हुए ले जाते हैं। महाराज, अब इन दोनों के शव का क्या करेंगे? कोई बड़ी बात नहीं है सैनिकों, इन दोनों के शव घने जंगल में फेंक दो। सैनिक वासु और बच्चे के शव को लेकर चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। नहीं, मैं अपने पति और बच्चे की मौत का बदला जरूर लूंगी। मैं भैया और भाभी को चैन से नहीं जीने दूंगी। और सुरभि गुस्से में आग बबूला हो जाती है। तभी एक दासी वहां आती है। राजकुमारी, आपके साथ बहुत गलत हुआ है। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद से पहले एक बात जान लो, तुम्हारी भाभी रानी नैनावती गर्भवती है। वो माँ बनने वाली है। क्या सच में भाभी माँ बनने वाली है? हाँ, दाई माँ ने बताया था। वो 2-3 महीने की गर्भवती है। तो यही सही मौका है। मुझे तुम्हारे कपड़े चाहिए। तुम एक दिन मेरी जगह कैद रहोगी। भगवान के लिए मेरी बात मान लो। बाद में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। हाँ राजकुमारी, मैं ये जोखिम उठाने को तैयार हूँ, सिर्फ आपके लिए। दासी सुरभि को आजाद कर देती है। सुरभि दासी का भेष बनाकर आधी रात जंगल के रास्ते निकल जाती है और तांत्रिक की कुटिया में पहुंचती है। आओ राजकुमारी, कैसे आना हुआ? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे भाई भाभी ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसका एक ही उपाय है। मैं उन्हें मार नहीं सकती, लेकिन वही दर्द देना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे दिया। ये जल रोज जब तक तुम्हारी भाभी गर्भवती रहेगी, रानी को रोज इस जल को एक बार खाने में या पानी, दूध या शरबत में मिलाकर पिला देना। फिर देखना 9 महीने बाद तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। फिर सुरभि वो जल लेकर तेजी से राजमहल लौट आती है और अपने कक्ष में चली जाती है। वो दासी वाले कपड़े उतार कर राजकुमारी वाले कपड़े पहन लेती है। मैं आपकी जगह यहाँ रही। अब मुझे बहुत सारा धन चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। सुरभि अपने गले से एक कीमती हार निकालकर दासी को दे देती है। ये लो और अपना मुंह बंद रखना। मैं कहाँ गई थी ये किसी को मत बताना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात गुजर जाती है और अगली सुबह राजा रविदास और रानी नैनावती राजकुमारी सुरभि के कक्ष में आते हैं। तभी सुरभि फूट फूट कर रोने का नाटक करती है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सच में मुझे अब एहसास हो रहा है कि मुझे उस 2 कौड़ी के लकड़हारे से विवाह ही नहीं करना चाहिए। पहले मैं राजमहल में रह के भी गरीबों जैसी जिंदगी जी रही थी और अब फिर से इतने दिनों से महल में हूँ। मुझे समझ आ गया है कि मैंने क्या खो दिया था। इसीलिए अब मैं बहुत खुश हूँ भैया। अरे, फिर तो बहुत खुशी की बात है। मेरी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। और एक और बड़ी बात, तुम्हारी भाभी माँ बनने वाली है। तुम बुआ बनने वाली हो। क्या सच में भैया? मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे मौका दीजिए ताकि मैं भाभी की अच्छे से देखभाल कर सकूं। क्या सच में तुम अपनी भाभी की देखभाल करना चाहती हो? हाँ भैया, क्यों नहीं। मेरा भतीजा इस दुनिया में आने वाला है, तो मैं उसकी देखभाल क्यों ना करूं। ठीक है, आज से तुम रानी की देखभाल करोगी। ये मेरा हुक्म है। तो राजा रविदास वहां से चला जाता है। उस दिन से सुरभि रोज खाने में थोड़ा सा जल मिलाकर रानी नैनावती को खिलाने लगती है। ऐसे ही देखते देखते 9 महीने बीत जाते हैं। रानी नैनावती को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। ये देखकर सुरभि मन ही मन खुश हो जाती है। चलो, अब वो परिणाम आएगा जिसके लिए मैंने इतने दिनों से मेहनत की थी। बस रानी नैनावती, थोड़ा और बर्दाश्त करिए। आपकी संतान अब इस दुनिया में आने ही वाली है।
तभी रानी नैनावती एक सोने की राजकुमारी को जन्म देती है। ये देखकर पूरे राजमहल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? ये साधारण बच्ची नहीं बल्कि सोने की राजकुमारी है। ये तो बहुत बड़ा श्राप है। जल्दी करो दाइमा, हमें साधु महाराज को बुलाना होगा और इसकी कुंडली दिखानी होगी। भला कोई इंसान सोने का कैसे हो सकता है? महाराज, ये कैसे हो सकता है? इतने में ही साधु महाराज वहाँ जाते हैं। जैसे ही वो राजकुमारी को देखते हैं, चौंक जाते हैं। ये क्या? ये तो श्रापित राजकुमारी है। इसके बाल और पूरा शरीर सोने का हो चुका है। महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया कुछ उपाय बताइए। अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। ये इसकी किस्मत और कर्म है। इसके कर्म ही इसे ठीक करेंगे। तब तक तुम्हें इसकी रक्षा करनी होगी। अगर ये बाहर गई तो गांव वाले इसे मार देंगे, क्योंकि सोना सबको पसंद होता है। ठीक है महाराज, मैं अपनी राजकुमारी की पूरी हिफाजत करूंगा। फिर साधु महाराज और सभी दरबारी वहाँ से चले जाते हैं। राजा अपनी राजकुमारी को एक कमरे में कैद कर देता है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और देखते ही देखते वो पूरे 18 साल बीत जाते हैं। पता नहीं माँ और पिताजी मुझे इस कक्ष से बाहर क्यों नहीं निकलने देते। 18 साल बीत गए और मैंने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी। पता नहीं बाहर की दुनिया कैसी होगी। मुझे किसी भी तरह बाहर की दुनिया देखनी ही है। ये सोचकर ज्योति और ज्यादा परेशान हो जाती। उधर गांव में लकड़हारा मदन अपनी पत्नी रमा के साथ रहता था। एक दिन वो लकड़ी काटकर बेचता है और उसे बदले में सिर्फ एक सिक्का मिलता है, जिसे वो घर लेकर आता है। क्या करूं भाग्यवान, मेहनत करता हूं फिर भी पैसे नहीं मिलते। इसमें मेरी क्या गलती है? मदन चुपचाप बैठ जाता है और रमा उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ भी हो जाए, मैं मेहनत करना तो नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं मेहनत से ही दिन बदलते हैं। ये कहकर मदन सो जाता है और अगली सुबह फिर जंगल चला जाता है। उधर राजमहल में ज्योति परेशान होकर पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाती है। आज तो मैं पूरा जंगल घूमूंगी। माँ पिताजी ने मुझे कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया। फिर ज्योति राजमहल से बाहर निकलकर तालाब के रास्ते गांव की ओर बढ़ती है। तभी कुछ गांव वाले उसे देख लेते हैं। अरे देखो, वो तो सोने की लग रही है। हाँ, सही कहते हैं। इसके बाल भी सोने के हैं। चलो पकड़ो इसे, बेचकर हम अमीर बन जाएंगे। ये कहकर सभी गांव वाले उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। ये लोग मेरी तरफ क्यों दौड़ रहे हैं? कहीं इन्हें मेरे सुनहरे बाल तो नहीं चाहिए। ये सोचकर ज्योति घने जंगल की ओर भागने लगती है और भागते भागते मदन से टकरा जाती है। मेरी मदद करो, गांव वाले मेरे पीछे पड़े हैं। वो मेरे बाल नोचना चाहते हैं, तो मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर मदन उसे झाड़ियों के पीछे छुपा देता है। तभी वहाँ गांव वाले पहुंच जाते हैं। अरे, तुमने सोने की राजकुमारी को देखा है क्या? वो इसी तरफ आई थी। लगता है वो आगे की तरफ चली गई होगी। ये सुनकर सभी गांव वाले आगे की तरफ भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद मदन झाड़ियों की तरफ देखता है। अब तुम झाड़ियों से बाहर आ सकती हो। ज्योति धीरे धीरे बाहर आती है। तुम कौन हो? मैं राजकुमारी हूँ। पिताजी ने मुझे 18 वर्षों से राजमहल में कैद कर रखा था। मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती थी, इसलिए निकल आई। देखो, अभी राजमहल जाना ठीक नहीं है। सभी गांव वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम मेरे घर चलो, वहां 1-2 दिन रहो, फिर सही मौका देकर तुम्हें राजमहल छोड़ दूंगा। फिर मदन ज्योति को अपने घर ले आता है। जैसे ही रमा ज्योति को देखती है, वो लालच में आ जाती है। ये कोई मूर्ति नहीं है रमा, ये एक राजकुमारी है। इसे सुरक्षित रखना है। गांव वाले से ढूंढ रहे हैं।
मुझे सही मौका देकर इसे राजमहल छोड़ना होगा। नहीं, ये तो सोने की है, मुझे इसे बेचना है। इसे बेचकर खूब धन कमा लेंगे। गरीबों वाली जिंदगी अब बहुत देख ली मैंने। ये कहकर रमा ज्योति के बाल खींच लेती है। देखो, सच में सोने के हैं। अब तो मैं इसे जरूर बेचूंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो रमा, तुम ऐसा दोबारा मत करना, ये बहुत गलत है। मुझे राजमहल जाना है। मैं रात होते ही तुम्हें राजमहल छोड़ दूंगा। अभी जाकर घर के अंदर छुप जाओ। ज्योति घर के अंदर चली जाती है। धीरे धीरे शाम ढल जाती है। रमा मन ही मन सोचने लगती है, मुझे इस राजकुमारी को मारना होगा। मेरा पति मूर्ख है। अगर वो इसे राजमहल छोड़ देगा तो बस 2-4 सिक्के मिलेंगे। अगर मैं इसे मार दूंगी तो सारी गरीबी ही खत्म हो जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये सोचकर रमा युवती के पास जाती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी पीछे से मदन आ जाता है। ये क्या कह रही हो? ये क्या कर रही हो? मुझे छोड़ दो। रमा, तुम ये क्या कह रही हो? छोड़ दो इसे। मदन रमा को धक्का देकर अलग कर देता है। तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं इसे मार कर रहूंगी। मैं इसे मार कर रहूंगी। चली जाओ यहां से। मैं तुम्हारा लालच सह रहा था, लेकिन आज पता चला ये तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा है। तुम एक मासूम की जान लेनी चली हो। मुझे तुम जैसी पत्नी नहीं चाहिए। मुझे भी तुम जैसे भिखारी पति नहीं चाहिए। हाथ में लगा धन छोड़ रहे हो, पूरी जिंदगी तुम भिखारी ही रहोगे। इतना कहकर रमा वहां से चली जाती है। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आज तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी पत्नी ही लालची थी। शुरू से ही उसका लालच सीमित था, तो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन आज उसने लालच में तुम्हें जान से मारने की कोशिश की है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं एक आम इंसान जैसी होती तो अच्छा होता। मैं तुम्हारी जैसी क्यों नहीं हूँ? मैं इस तरह सोने की क्यों हूँ, जिसकी वजह से सब मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं और मैं खुलकर अपनी जिंदगी भी नहीं जी पा रही हूँ। चलो, हमें साधु महाराज से मिलकर इसका पता लगाना होगा। वही हमें इसका उपाय बताएंगे। हाँ, क्यों नहीं। दोनों साधु महाराज की कुटिया पहुंचते हैं। ज्योति सारी सच्चाई साधु महाराज को बताती है। साधु महाराज उसे राजा रानी द्वारा सुरभि, उसके पति और बच्चे के साथ किए गए सारे अत्याचार के बारे में बता देते हैं। यह तो होना ही था। तुम्हारे माता पिता ने जो पाप किया था, उसकी सजा उसकी औलाद को मिलती ही है। यह सब तुम्हारी बुआ की वजह से हुआ है। उसने एक तांत्रिका की मदद से तुम्हें ऐसा रूप दिया है। तुम श्रापित नहीं हो, बल्कि उस जल के कारण ऐसा बन गई हो। और अगर वही जल तुम्हें फिर पिलाया जाए तो तुम ठीक हो सकती हो। मेरे पिता ने मेरी बुआ के साथ बहुत गलत किया, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने ऐसा क्या किया है? ठीक है, मैं अपनी बुआ के पास जाऊंगी, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। तुम्हारे ही महल में उन्हें तुम्हारे जन्म के बाद कैद करके रखा गया है, क्योंकि सबको लगता था कि उसने ही तुम्हें ऐसा बनाया है। चलो ज्योति, वक्त बहुत कम है। तुम्हें अपनी बुआ के पास जाना चाहिए। शायद तुम ठीक हो सको। हाँ मदन, तुम ठीक कह रहे हो। चलो चलते हैं। फिर दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और राजमहल के द्वार पर पहुंच जाते हैं। देखो, मेरा राजमहल में जाना ठीक नहीं है। तुम अंदर जाओ, मैं बाहर इंतजार करूंगा। फिर ज्योति पीछे वाले दरवाजे के महल से घुस जाती है। तभी उसे चीखने की आवाज सुनाई देती है। ज्योति उस आवाज का पीछा करते हुए सुरभि के कमरे तक पहुंच जाती है। बुआ, आप मेरी बुआ हो। आज ही मुझे पता चला आपके साथ मेरे माँ पापा ने बहुत गलत किया, लेकिन मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया। मुझे ठीक कर दो। मैं इस रूप में अपनी जिंदगी ठीक से नहीं जी पा रही हूँ। मुझे माफ कर दो बुआ। नहीं, मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? तुम्हारे माँ बाप ने मेरे पति और मेरे बच्चे को मार दिया। मैंने सिर्फ प्रेम विवाह किया था, लेकिन उन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी।
मैं तुम्हें कभी नहीं ठीक करूंगी। तुम इसी तरह तड़पती रहोगी, तभी मेरे पति और मेरे बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी। ज्योति बहुत रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन सुरभि टस से मस नहीं होती और आखिरकार हार कर वो बाहर आ जाती है। क्या हुआ ज्योति? क्या तुम्हारी बुआ ने कोई रास्ता बताया? नहीं, वो साफ मना कर रही है। वो कह रही है वो मुझे कभी ठीक नहीं करेंगी। मैं अब राजमहल वापस नहीं जाना चाहती। मेरे माँ पापा मुझे फिर वही जिंदगी देंगे और मैं अब वो जिंदगी नहीं जीना चाहती। अब मैं उनसे नजरें भी नहीं मिला सकती। ठीक है, तब तक तुम मेरे घर पे रह सकती हो। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है मदन, इतने दिनों में तुम पहले इंसान हो जिस पर मैं इतना भरोसा कर सकती हूँ। फिर ज्योति मदन की झोपड़ी में रहने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और धीरे धीरे दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जागने लगता है। मैं क्या कर रहा हूँ? ये एक राजकुमारी है, मैं एक साधारण लकड़हारा होकर उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? मुझे मदन से प्रेम कैसे हो गया? वो तो सिर्फ मेरी देखभाल कर रहा है। ज्योति फूट फूट कर रोने लगती है। अरे ज्योति, तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई? मुझे माफ कर दो। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुम बहुत अच्छे हो। मैं अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, मुझे कोई अपनाना नहीं चाहता। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे सच्चा प्रेम हो गया है। पर मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। मैं एक श्रापित लड़की हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। दोनों उसी वक्त विवाह कर लेते हैं। अचानक तेज रोशनी फैलती है और ज्योति एक सामान्य सुंदर लड़की बन जाती है। ये क्या? तुम्हारे बाल अब काले हो गए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। चलो, हमें साधु महाराज के पास जाना चाहिए। दोनों साधु महाराज के पास जाकर सारी बातें उन्हें बताते हैं। ये तुम्हारे पवित्र विवाह का फल है। जैसे ही तुमने सच्चे प्रेम से विवाह किया, बद्दुआ टूट गई। सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ी दवा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सच्चा प्यार मिला। लेकिन महाराज, राजा रानी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हमें उनके पास जाना होगा। मदन और ज्योति राजमहल पहुंचते हैं। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? पिताजी, मैं आपकी बेटी ज्योति हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी तो सोने की थी। महाराज, मैं अभी देख कर आती हूँ। रानी कक्ष में जाकर देखती है कमरा खाली होता है और घबरा कर वापस आ जाती है। महाराज, ये सच कह रही है, हमारी बेटी वहाँ नहीं है। ये कैसे हो गया? पिताजी, माँ, आपने मेरी बुआ के साथ जो किया वो बहुत बड़ा अपराध था। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। राजा और रानी फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये कैसे हो गया? सच कहूं तो बेटी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें माफ कर दो, हमें एक मौका दो। हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे बेटी। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था हमारे कर्मों की सजा हमारी औलाद को भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी आज खुलकर सांस ले पा रही है और इतने बरसों की सजा से आजाद हो पाई है। अब मैं अपनी बहन से माफी मांगना चाहता हूँ। सैनिकों, मेरी बहन को यहाँ लेकर आओ। कुछ देर बाद सैनिक राजकुमारी सुरभि को लेकर आते हैं। ये क्या? ज्योति, तुम ठीक कैसे हो गई? बुआ, पिताजी ने आपके साथ जो किया, मैंने भी एक लकड़हारे से विवाह किया और मेरा श्राप टूट गया। लेकिन मैं आपके साथ हुए अन्याय को कभी नहीं भूल पाऊंगी। भैया इसीलिए कहते हैं प्रेम कभी नहीं मरता। आज न कल वो सामने आ ही जाता है। आज वो आपकी अपनी बेटी के सामने खड़ा है। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया।
आज आज वही पाप मेरे सामने खड़ा है। मैंने तुम्हारे पति को मारा था और आज उसी जगह मेरा दामाद खड़ा है। आज से मैं और मेरी पत्नी नैनावती ये राजगद्दी त्यागते हैं और वन जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। नहीं भैया, आप लोग कहीं मत जाइए। इस राजगद्दी की हकदार मेरी बहन, मेरी बेटी और मेरे दामाद होंगे। हाँ, तुम्हारे भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राजा और रानी धीरे धीरे वहां से चले जाते हैं। मदन, आज तुम्हें देखकर लगता है मेरे पति की आत्मा को शांति मिल गई। आज से तुम दोनों ही इस राज्य के राजा और रानी हो। में बाद ज्योति और मदन राज्य संभाल लेते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।